सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम अपने YouTube चैनल में ई-लेक्चर के लिए मत्स्य विश्वविद्यालय के अनुसार BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित आलम कवि के आलोचनात्मक व्याख्या भाग पर चर्चा करेंगे। देखिए, आलम कवि के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। जो कवि आलम हैं वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीति काल में 3 तरह की काव्य धाराएं चली: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। तो रीति मुक्त कवि हैं ये, यानी इन्होंने रीतियों के बंधन को स्वीकार नहीं किया है और अपने आप को बिल्कुल स्वच्छंद घोषित करते हुए इन्होंने कविताएं रची हैं। इन्होंने भोगे हुए यथार्थ है उसको अपने काव्य में पिरोया है। तो जो रीति मुक्त काव्य धारा है उस काव्य धारा में 4 महत्वपूर्ण कवि हुए थे: कवि घनानंद, कवि बोधा, कवि ठाकुर और कवि आलम। तो इनमें से जो आलम है वो हमारे पाठ्यक्रम में है। मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार BA द्वितीय वर्ष में निर्धारित जो इनके चंद जो पद्यावतरण हैं वो यहाँ हम व्याख्यायित करेंगे। आज हम इनकी जो आलम ग्रंथावली है उसमें से जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है इनके पद्य, उनमें से आज मैं पहला पद्य ले रहा हूँ। मैं पहले इस पद्य को एक बार पढ़ देता हूँ और फिर आप अपनी पाठ्य पुस्तक लेंगे और मेरे साथ साथ इसकी व्याख्या करते चले जाएंगे। पद्य है: पौन के परस क्षुद्र घंटिका के डोले डोल, हार हून हिये धरे खरी कटी खीनी है, बेनी की लटक जीनी ग्रीवा के लरक जाई, छूटी अलकनी छवि काकी लूटी लीनी है, आलम कहे हो तनु कनक में तायो तामे, एन मैन ज्योति रस हीरा ओप दीनी है, और है सिंगार भार तुम्ही अपनो सिंगार, विधि हूँ सुनार तू जराऊ जिनी कीनी है, जराऊ जैसी कीनी है। देखिए, ये जो पद्यावतरण है ये आलम ग्रंथावली से उद्धृत है। यदि मैं सप्रसंग व्याख्या की बात करूं तो प्रसंग के रूप में आप ये बता सकते हैं कि ये जो पद्यावतरण है ये जो पंक्तियां हैं ये एक ऐसी नायिका के बारे में है जिस नायिका का जो शरीर है वो विरह की व्यथा के कारण, विरह की पीड़ा के कारण अत्यंत ही दुर्बल हो गया है। जिसका शरीर, नायिका अत्यंत ही सुंदर है, अत्यंत कोमल भी है, इसलिए जो उसने जो वस्त्राभूषण पहने हैं या फिर उसका जो शोभा बढ़ाने वाला जो श्रृंगार है वो कैसे उसके लिए उपयोगी नहीं है, ये जानकारी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि आलम ने दी है। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से गौर से देखते जाइए। गौर से नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा जटिल है, लेकिन जटिल नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य है। आप एक एक पंक्ति है उसको ध्यान से पढ़ते जाइए और उसका जो अर्थ है वो सामने आता चला जाएगा। चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। पौन के परस क्षुद्र घंटिका के डोले डोले। पौन, पौन पवन, हवा के परस, परस यानी स्पर्श कर देना, क्षुद्र घंटिका,
क्षुद्र घंटिका ऐसा लगता है जैसे छोटी छोटी घंटियाँ होती हैं ना, जो बजती हैं, जो आवाज़ें करती हैं, इस तरह से। पौन के परस क्षुद्र घंटिका के डोले डोले, डोले डोले यानी इधर उधर लटक रही हैं, बज रही हैं बार बार। हार हुन हिये धर खरी कटी खीनी है। दूसरी पंक्ति देखिए, फिर इसका अर्थ एक साथ निकलेगा क्या। हार हुन हिये धर, वो अपने हृदय में यानी अपने वक्ष स्थल पर वो हार भी धारण नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कोमल है। खरी कटी खीनी है, उसकी जो कटी है, कमर है, खीनी बहुत ही ज़्यादा दुबली है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, पतली है। इसलिए अब पहली पंक्ति देखिए, पौन के परस, ऐसा लगता है, कवि कहता है कि नायिका विरह में इतनी ज़्यादा व्याकुल है, या इतनी ज़्यादा वो दुर्बल हो गई है विरह में, कि उसकी जो कमर है वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई है, बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो गई है। और वो इतनी ज़्यादा दुर्बल हो गई है कि वो जो पौन के परस, कि वह हवा का स्पर्श मात्र पाने पर ही क्षुद्र घंटिका के डोले डोल, उस हवा का स्पर्श मात्र पाने से ही वह उसी प्रकार से वह इधर उधर डोलने लगती है या घूमने लगती है, जैसे तेज हवा चलने पर, पौन हवा चलने पर जो छोटी घंटियाँ उस झोंके के कारण बजने लगती हैं, हिलने डुलने लगती हैं, वैसे ही नायिका भी, नायिका की कमर भी बहुत पतली हो गई है और ऐसा लगता है वो भी बहुत ज़्यादा हिलने डुलने वाली स्थिति में आ गई हो। तो आगे देखिए दूसरी पंक्ति में, हार हुने हिये धर खरी कटी खीनी है। वह अपनी जो उसका जो दुर्बलता है उसके कारण से अपने जो उसने उसका जो गला है उसमें वो हार भी धारण नहीं करती है, क्योंकि हार का जो वजन है वो भी उसकी उसका जो वक्ष स्थल है या उसका जो शरीर है वो नहीं सहन कर पाएगा। इस तरह की स्थिति यहाँ नायिका की हो गई है। बेनी की लटक जीनी ग्रीवा के लरक जाए। बेनी की लटक, बेनी चोटी, और जो नायिका की जो ग्रीवा है, जो गर्दन है, वो भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसलिए जो बेनी की लटक, जो चोटी की जो लटकन है, वो भी वो नहीं रखती है, क्योंकि एक तरफ यदि चोटी लटक जाएगी तो उसकी गर्दन भी उसी तरफ झूल जाएगी। इसलिए उसकी लटकन को, उसकी लरक को बचाने के लिए क्या करती है, छुट्टी अलकनी छवि काकी लूटी लीनी है। तो वो अपनी अलकों को, अपने जो जो उसकी जो उसके जो बाल हैं, उसके जो लटे हैं, उनको वो खुला छोड़ देती है। उसकी वेणी नहीं गूंथती, उसकी क्या नहीं बनाती है, उसकी चोटी नहीं बनाती है। इसलिए वो अपने जो सिर के जो बाल हैं उनको खुला ही छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है खुला? क्योंकि यदि एक साथ वो इकट्ठा करेगी तो वेणी का जो वजन है वो एक साइड में हो जाएगा और उसकी गर्दन टेढ़ी हो सकती है। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे अतिशयोक्ति है। तो वो अपनी लटाओं को एक तरह से वो इसी डर के कारण खुला छोड़ देती है, और इस खुले छोड़ने के कारण जो नायिका की शोभा है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ऐसा लगता है वो तो पूरे इस संसार को ही लूट लेगी। अर्थात उसकी जो शोभा है अत्यंत ही ज़्यादा बढ़ गई है और वो संसार की सुंदरता को भी लूटना चाहती हैं। आगे देखिए, आलम कहे को तनु कनक में तायोताम। आलम कवि आगे कहते हैं कि तनु कनक, की उस नायिका का तन सोना रूपी है, कनक सोना। उस नायिका का जो शरीर है वो कनक के समान है। मैं तायोतम, उसको तपा दिया गया है और भी ज़्यादा। कहते हैं कि सोना जितना तपता है और भी ज़्यादा निखर के सामने आता है। वैसे ही यहाँ आलम कवि कह रहे हैं
कि नायिका के जिस शरीर रूपी स्वर्ण को, शरीर रूपी जो सोना है, उसको कामदेव ने तपा दिया है। एन मैन, मैन कामदेव, एन मैन ज्योति रस हीरा ओप दीनी है। तो इसमें उसका जो शरीर है बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, चमक गया है स्वर्ण की भांति, और उसमें इतनी ज़्यादा चमक आ गई है, ज्योति रस हीरा ओप दीनी है, हीरा कि वो हीरे जैसी ओप, ओप यानी चमक, ऐसा लगता है कि उसका शरीर बिल्कुल हीरे की भांति चमक रहा हो, उसमें ऐसी कांति आ गई है, ऐसी उसमें चमक आ गई है। और हीरे को जैसे जड़ देते हैं उसी तरह से ऐसा लगता है, कवि ऐसा कहना चाहते हैं कि वो हीरे की भांति उस पर सुंदरता जड़ दी गई है। आगे देखिए, और है सिंगार भार तू ही अपनो सिंगार। कवि आगे कहते हैं कि शरीर की जो सुंदरता है उसको बढ़ाने के कई साधन हो सकते हैं, जिनमें आभूषण विशेष अपना स्थान रखते हैं। लेकिन यहाँ जो नायिका है वो जो अपनी सजावट के या अपने श्रृंगार के साधनों का इस्तेमाल नहीं करती है। क्यों? क्योंकि नायिका का तो श्रृंगार भार तू ही अपनो श्रृंगार, कि नायिका का तो श्रृंगार ही अपने आप में एक श्रृंगार है। नायिका की जो सुंदरता है, उसकी जो शोभा है, वही उसका श्रृंगार है, इसलिए वो दूसरे आभूषणों को पहनती ही नहीं है। आगे देखिए, विधि है सुनार तू जराऊ जैसे कीनी है। विधि, ये परमात्मा, ये ईश्वर, सुनार वो सुनार है, तू जराऊ जैसे कीनी है। जराऊ जैसे, जराऊ यानी जड़ देना, जैसे किसी नग को किसी आभूषण पर जड़ दिया जाता है तो वो आभूषण बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। वैसे ही इस नायिका के शरीर को विधाता रूपी सुनार ने, इस ईश्वर रूपी सुनार ने उसके शरीर को ऐसा लगता है इतनी ज़्यादा सुंदर बना दिया है कि ऐसा लगता है मानो किसी सुनार ने आभूषणों पर रत्नों को जड़ दिया हो, इतना सुंदर उसका शरीर लगता है। तो नायिका की जो सुंदरता है और उसकी जो दुर्बलता है, इन दोनों की बातें यहाँ कवि ने कही हैं कि नायिका विरह में दुबली हो गई है, उसकी सुंदरता बिना आभूषणों के भी बहुत ही ज़्यादा शोभायमान है। तो यहाँ नायिका की दुर्बल दशा के बारे में कवि यहाँ बताना चाहते हैं। तो आप इस व्याख्या को अच्छे से देखिए और अपना परीक्षा में जाने से पहले इसको एक बार उसका दोहरान जरूर कर लीजिए। विशेष के रूप में आप यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पर कवि ने जो विरह जनित जो पीड़ा है, उसकी जो दुर्बलता है, उसके कारण उसका जो शरीर है वो कृशकाय हो गया है, ये वाली बात आप यहाँ बता सकते हैं। और जो प्रकृति के उपमानों को लेकर इन्होंने यहाँ बात कही है, ये भी आप बता सकते हैं। और यहाँ पर आप कल्पना शक्ति का भी आप परिचय बता सकते हैं कि कवि ने कोरी कल्पनाएं ही की हैं ये, क्योंकि इस तरह से नायिका होती नहीं है। अतिशयोक्ति अलंकार की यहाँ आप छटा देख सकते हैं। अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि भी आप यहाँ बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आज आलम की ये पहली व्याख्या है, यहाँ मैं इसको समाप्त करता हूँ। आगे हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही व्याख्याएं आपको मिलती रहेंगी, आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।